रहा है। और जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे तब तक स्त्रियों को मुक्ति का भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि बार बार यही बोलोगे कि पुरुष शोषण करता है, पुरुष शोषण करता है। तो फिर आपने अपनी एजेंसी को नलिफाई, असमान घोषित कर दिया ना। अब तो फिर कुछ हो ही नहीं, आप तो फिर कुछ हो ही नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पुरुष मेरा शोषण करता है, मैं करवाती हूँ। तो फिर आपकी मुक्ति कहाँ से होगी? अगर पुरुष ही सब कुछ कर रहा है तो मुक्ति तो तब होगी ना जब आप भी कुछ करो। सब कुछ अगर पुरुष को ही करना है तो आप तो फिर कुछ हो ही नहीं। भूल जाओ, आपको किसी तरह की स्वतंत्रता, आज़ादी कुछ भी मिलेगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए, बस बात खत्म। और वहाँ पर एक लकीर खींच दी जाती है, भैया इसके आगे बढ़ोगे तो बचेंगे ही नहीं हम, इसके आगे फिर हमें जीवित ही नहीं पाओगे। कर लेना शोषण, फिर कोई नहीं कर सकता। शोषित भी वही होता है जिसमें कम से कम जीवित रहने का तो स्वार्थ हो। स्वार्थ छोड़िए, मुक्त हो जाएंगी। और महिला को स्वार्थ छोड़ना मतलब थोड़ा मुश्किल पड़ता है। कहती हैं घर से बाहर निकलने में बड़ी असुरक्षा है। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं असंवेदनशील नहीं हूँ ना, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल जानता हूँ घर से आप बाहर निकलते हो तो उसमें खतरा है। भारत में नहीं, बहुत अच्छा माहौल महिलाओं के लिए। ये तो बता दो, घर के अंदर खतरा नहीं है। या चोट तभी लगती है जब कोई अजनबी मारे, या बलात्कार सिर्फ तभी माने जब अजनबी ने किया हो। घर के अंदर भी चोट भी नहीं, घर के अंदर चोट भी नहीं है और बलात्कार भी नहीं है। किसको झूठ बता रहे हैं हम? तो ये जो बार बार तर्क दिया जाता है ना कि लड़की घर से कैसे निकले, बाहर तो अनसेफ, असुरक्षित है। मैं पूछ रहा हूँ घर में कितनी सेफ, सुरक्षित है? और बहुत दफ़े घर से ज़्यादा सेफ्टी, सुरक्षा बाहर होती है। ये बेकार का तर्क कि घर में रहूँगी तो सेफ रहेंगी। सेफ फायदा वल्चर, भेड़ियों के लिए सुरक्षित, सेफ फार्म किसके लिए सुरक्षित? मैंने इस चीज़ को एकदम सेफ रखा है। मेरा सवाल है किसके लिए? मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल सेफ रखा है। सेफ माने ये होता है कि वर्जिनिटी उसकी बचा करके रखी है। किसके लिए? फिर वो आएगा ना एक, उसके लिए। हाँ, नहीं, राजकुमार नहीं चाहिए होता है, डॉलर चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। अभी आजकल सरकारी नौकरी का क्रेज चल रहा है। अब पिटना ही है तो कम से कम अपनी शर्तों पर पिटो, संघर्ष करके पिटो। बैठे बैठे पिटने से क्या फ़ायदा है? लड़कर पिटो। बैठ भी गए हो तो ऐसा तो नहीं कि छोड़ दिए गए, माफ़ी मिल गई, अब पिटोगे नहीं। पिटोगे तो समर्पण करके भी, तो लड़ करके ही पिटो। और ये जो विक्टिमहुड, शोषित मानने का भाव है, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा कि नेपोलियन ने ऐसा बोल दिया, हिटलर ने वैसा बोल दिया। उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे। नेपोलियन का मुंह, नेपोलियन का मुंह, उसके जो मन में आएगा बोलेगा। आप कैसे रोक लोगे उसको? हिटलर का मुंह, हिटलर का मुंह, समाज का मुंह, समाज का मुंह, जिसके मन में जो आएगा बकेगा। आप कैसे रोक लोगी उसको? उन्हें बोलने दो ना। आपको कोई हक नहीं है उनको रोकने का या उनकी शिकायत करने का। बात ये है कि उन्होंने बोला तो आपने क्यों नहीं बोला? आपके मुंह में क्या फंसा हुआ था कि आपकी आवाज़ नहीं निकली? वो बोल रहे हैं तो आप भी बोलो, और चिल्ला कर बोलो, चढ़ कर बोलो। कौन रोक रहा है? ना आप उन्हें रोक सकती हो, ना ही वो आपको रोक सकते हैं। तो आप भी बोलो। और आपको उनकी बात पसंद नहीं है तो ठीक है, उन्हें बोलने दो, मत सुनो। जानते हो हम क्यों अपने आप को विक्टिम, पीड़ित दिखाते हैं? मैं शोषित हूँ। अगर मैंने शोषित अपने आप को सिद्ध कर दिया तो मुआवजा मिलेगा ना। तो ये बार बार अपने आप को विक्टिम दिखाना भी बस मुआवजे का लालच है कि मैं जितना अपने आप को दिखा दूं कि मेरे साथ गलत हुआ है, उतना ही फिर मुझे उसका मुआवजा, कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति मिलती है। और वो बड़ी वाहियात बात है कि अपने आप
को बार बार ये दिखाओ कि मेरे साथ तो गलत हुआ, तो फिर बदले में कोई आकर के कहे कि हाँ बेचारी के साथ बड़ा गलत हुआ, इसको ये दे दो। मुआवजा मत मांगो, हासिल करो, कब्जा करो, मुआवजा नहीं कब्जा। जीतो। सांत्वना पुरस्कार नहीं चाहिए, प्रथम पुरस्कार चाहिए। आगे बढ़ो। 50% की आबादी है और 50% का हक है, हासिल करो ना, किसने रोका है। अभी मैं वहाँ बीच पर बैठा हुआ था तो वहाँ पर कोई विदेशी महिला थी, वो जा रही थी और वो काफ़ी उम्र दराज 60-70 की रही होंगी। वो एक पुरुष के साथ जा रही थी और दोनों वियर में थे, दोनों बीच वियर में थे, दोनों अपना लंबे चौड़े दोनों ऐसे चल रहे थे, साथ में थे। इनको मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो ऐसा लग रहा है कि 2 सोल्जर्स मार्च कर रहे हों। कहना मुश्किल है कि ये दोनों अलग अलग लिंग के हैं, या तो ये कह लो कि दोनों स्त्रियां हैं या ये कह दो कि दोनों पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से उनके ऊपर जेंडर इम्पोज लिंग आरोपित करना किया ही नहीं था। अब देखो क्या होता है कि जो प्रकृति होती है ना, वो स्त्री पुरुष को इतना भिन्न, इतना अलग बना करके भेजती नहीं है, पर हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है ना, जो हमारी सामाजिक परंपरा है, वो स्त्री और पुरुष के बीच इतना अंतर पैदा कर देती है कि मतलब स्त्री है तो साड़ी पहनेंगी और पर्दा करेंगी और तरह तरह के रीति रिवाज चलते हैं, जिसकी वजह से स्त्री और पुरुष के बीच ढेर सारा अंतर पैदा कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना पुरुष के पास बुद्धि है, क्षमता है, कौशल है, योग्यता है, और एक इसमें और भी टॉपिक है कि महिलाएं क्या पहने क्या नहीं पहने, है ना। अब महिलाओं को साड़ी, पर्दा और कई सारे बंधनों में रख दिया जाता है, तो वो बंधन देना जरूरी नहीं है। ये वेदांत इसीलिए होता है कि वेदांत में सिर्फ आत्मा होती है, ब्रह्म होता है, सत्य होता है, नित्य होता है, और लिंग भेद वहाँ पर नहीं होता है। जाति भेद, रंग भेद, लिंग भेद, ये सब चीज़ें वेदांत में नहीं होती हैं। इसलिए आचार्य जी वेदांत पर इतना फोकस करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म व्यवस्था में बहुत ज़्यादा अंतर और बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ और बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल चुकी है, जिसको केवल वेदांत ही दूर कर सकता है, वेदांत ही साफ करता है। इसलिए वेदांत पर इतना जोर दे रहे हैं, जो कि ब्रह्म, सत्य, नित्य के बारे में बताता है कि आप सच में कौन है। ठीक है, तो वो चीज़ है। आगे चलते हैं। तो एकदम कदम से कदम मिला करके चल रही हैं, दोनों लंबे चौड़े और दोनों की 60-70 की उम्र रही होगी। और वो जो महिला चल रही थी, उनकी चाल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वैसे वो महिला हो, वो व्यक्ति थी, एक मनुष्य थी और मनुष्य की तरह चल रही थी। और वहीं पर लाजवंती भारतीय देशी नारियां भी घूम रही थीं, कम सिन कलियां। उनका मुंह देखने की ज़रूरत ही नहीं कि पता चले कि ये इनका रंग क्या है, कि भारतीय है कि क्या। उनको ऐसे दूर से देख करके उनकी चाल से बता दो कि ये कमज़ोर कली है। अब देखो विदेशों में महिलाएं जो होती हैं कितने सारे गोल्ड मेडल जीतती हैं, क्योंकि उनको ये सामाजिक बंधनों में नहीं बांधा जाता है। वहाँ पर वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बराबर रूप से आगे बढ़ती हैं। पर महिलाओं का साहस देखिए, महिलाओं की कर्मठता देखिए और महिलाओं का निष्ठा और समर्पण देखिए कि भारत में भी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर महिलाएं प्रतिष्ठित हुई हैं और हैं भी। तो ये उनके साहस और कर्मठता और निष्ठा का ही फल है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के होने के बाद भी वो उस ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं, है ना। जैसे मैरी कॉम थी, उनका भी ब्याह हुआ, फिर उनके 3 बच्चे थे, उसके बाद भी उन्होंने कई सारे गोल्ड मेडल जीते, है ना। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो मतलब ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी वो अपने प्रतिभा को कितनी ऊंचाई दे पाती हैं। और वहीं पर पुरुष को हर सुख सुविधा और हर फैसिलिटी मिलने के बाद भी वो नालायक निकल जाते हैं। तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा रुकिए और इस पर काम करिए, ठीक है।
और थोड़ा सा अपमान भी फील करिए कि हमको इतने सारे समय और सुविधा मिलने के बाद भी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, और महिलाओं को इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद भी बेचारी थोड़ा थोड़ा समय बचा करके और अपने नींद को काट करके और अपने समय को मैनेज करके और फिर एक्स्ट्रा काम के लिए भी, एक्स्ट्रा कौशल के लिए भी टाइम निकाल लेती हैं। वहीं पर पुरुष को सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसके बाद भी उनकी जो लफंगाईगिरी है वो तो चलती रहती है। पीना, खाना, पैसे उड़ाना, सब बंद करिए और थोड़ा सा आध्यात्मिक बनिए, थोड़ा सा आत्मज्ञान के मार्ग पर आइए। आत्मज्ञान आपको हर बुराइयों से मुक्त कर देगा और एक सुंदर और अच्छा जीवन देगा। एक बार आप आत्मज्ञान में आइए, देखिए, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर ये भगवत गीता, आचार्य जी सही बोलते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का हल केवल एक पुस्तक में निहित है, यही भगवत गीता और एक अष्टावक्र गीता। तो अपने धर्म ग्रंथों का लाभ उठाइए, थोड़ा सा जानिए, समझिए, देखिए। आपके धर्म ग्रंथों में जो अमृत है वो अमृत को पी करके कबीर साहब और कई सारे ऐसे संत ऋषि हुए हैं जिन्होंने कितनी ऊंचाइयां पराकाष्ठा और कितने श्रेष्ठता को प्राप्त किया है। अब देखिए, निष्काम कर्म जो होता है, आत्मा होकर के और निरंतर सतत कर्म करना। वैसे गीता सत्रों में रेगुलर रूप से हर चीज को बहुत सुंदर तरीके से आचार्य जी ने समझा करके रखा है, और आपको गीता सत्रों से जुड़ना चाहिए और उस ज्ञान को लेना चाहिए। ठीक है।